वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली Z5 प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई एक तेलुगु थ्रिलर वेब सीरीज को लेकर आया हूँ। इसका नाम है नयनम। इस सीरीज में टोटली 5 एपिसोड्स है और एक एक एपिसोड का ड्यूरेशन आधे घंटे के आसपास। और उसी तरह से सीरीज अच्छी लगी। हर एक एपिसोड में थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलता है। सो आप लोग भी वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में आधी रात को एक मास्क वाला बंदा अपनी कार के जरिए से एक आई क्लिनिक पर आता है और उसी तरह से पीछे के रास्ते से इस क्लिनिक के अंदर आकर कुछ सामान वगैरह पैक करते रहता है। इसी दरमियान में जब ये बंदा एक फ्रीजर को ओपन करता है तो शॉकिंगली इसमें किसी की डेड बॉडी होती है। ये देखकर ये बंदा तो शॉक में रह जाता है। उसी वक्त पीछे से कोई बंदा आकर इसके सर पे वार करके बेहोश कर देता है। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली जो बेहोश पड़ा होता है ना, इसी का नाम होता है नयन, जो एक आंखों का डॉक्टर होता है। जब नयन छोटा बच्चा था उस वक्त एक दिन नयन की माँ उसके फादर के जेब में से थोड़े से पैसे चुराने लगी। अब नयन ये चीज देख लेता है। नयन का मुंह बंद करने के लिए नयन की माँ नयन को भी थोड़े पैसे देने लगती है कि तुम अपने पापा को मत बताओ। सो यही वो टाइम था जो नयन की मेंटालिटी को बदल दिया। नयन यही सोचने लगा कि अगर दूसरों का राज हमारे पास होगा तो हमको जो चाहे वो मिल सकता है। उसके बाद एक दिन स्कूल में टीचर अपने स्टूडेंट्स को आंखों का चैप्टर बोलती रहती है। तो वो चैप्टर सुनने के बाद नयन डिसाइड कर लेता है कि ये आंखों का ही डॉक्टर बनेगा, क्योंकि आंखें कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन उस वक्त नयन को ये बात पता नहीं थी कि जब जब आंखों को भी धोखा हो सकता है, हमारी आंखें भी झूठ देख सकती है, जो दिखता है वो होता नहीं। खैर जो भी हो, नयन बचपन से ही दूसरे की जिंदगी में ताक झाक करना स्टार्ट कर दिया। पहले तो अपने क्लासमेट्स को ही ब्लैकमेल करने लगा। खैर उसके बाद सीन थोड़ा सा आगे जाने लगता है। मतलब नयन आंखों का डॉक्टर बन चुका होता है। अब नयन के अंदर दूसरों के बारे में जानने की बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है। जिस अपार्टमेंट में रहता है वहाँ के अपार्टमेंट के वॉचमैन को थोड़े पैसे देकर अगल बगल वालों के बारे में जानते रहता है कि किस कपल्स के बीच झगड़ा हो रहा है, कौन कौन सी प्रॉब्लम में फंसा है, कौन खुश है। वॉचमैन पूछने लगता है कि अरे सर, दूसरों के बारे में जानकर आपको क्या मिलता है। नयन पूछने लगता है कि अरे सती, तुम दारू क्यों पीते हो। वॉचमैन कहने लगता है कि उससे थोड़ा नशा मिलता है, किक मिलता है। नयन कहने लगता है कि मुझे भी उसी तरह का किक मिलता है। शराब हानिकारक है लेकिन ये चीज हानिकारक नहीं। फटाफट से कोई अच्छी सी न्यूज है तो सुनाओ मुझे। खैर नयन के क्लिनिक में 2 लोग काम करते रहते हैं। बॉस नाम का एक बंदा कविता नाम की एक लड़की को कॉल करके यही बात पूछने लगता है, अरे दीदी अभी तक तुम क्लिनिक पर नहीं आई। कविता कहने लगती है, अरे बॉस मेरी बहन की तबीयत कुछ ठीक नहीं, उसे खाना खिलाकर फौरन निकलती हूँ मैं। बॉस कहने लगता है, फटाफट से जल्दी आ जाओ दीदी, अभी तक सर नहीं आए, सर से पहले तुम आ जाओ। कविता के घर में कविता और उसकी छोटी बहन ही रहती है। कविता अच्छे से काम करके अपनी बहन को पढ़ाती रहती है। थोड़ी देर के बाद नयन अपनी क्लिनिक पर आता है। तो पहले एक माँ अपनी बच्ची को इस नयन के पास लाती है। इस बच्ची की आंख थोड़ी सी लाल हो चुकी होती है। नयन इस बच्ची का चेकअप करके कुछ दवाइयाँ वगैरह लिख कर देता है। वो दोनों जाने के बाद नयन अपनी डायरी लेकर कुछ चीजें नोट डाउन करने लगता है कि कुछ पेशेंट्स में थोड़ा सा इन्फेक्शन भी हो सकता है। उसके बाद नयन दूसरे पेशेंट को बुलाता है। आंखों के चेकिंग के बहाने से पेशेंट्स की आंखों में कोई लिक्विड इंजेक्ट करते रहता है और इसी तरह उन आंखों से भी कोई लिक्विड लेने लगता है। फाइनली रात होने के बाद जिन भी पेशेंट से वो लिक्विड लिया होता है उन सारे सिरिंजेस को लेकर अपने सीक्रेट रूम में जाने लगता है। दूसरे सीन में माधवी और गौरी शंकर नाम के एक कपल को दिखाया जाता है। गौरी शंकर किसी स्कूल में मैथ्स टीचर होता है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते रहते हैं। एक दिन बस ऐसे ही बगल वाली आंटी माधवी के पास आकर कहने लगती है कि तुम दोनों का तो बहुत ही अच्छा है, तुम्हारे हस्बैंड की उम्र मेरे हस्बैंड उतनी है और तुम्हारी उम्र मेरी बेटी की उम्र जैसी। ये सुनने के बाद माधवी उस आंटी पर गुस्सा करने लगती है। इसी दरमियान में इसकी आंखों का चश्मा भी टूट जाता है गलती से। उसी आधी रात को वो नयन अपने क्लिनिक पर आकर अपने उस सीक्रेट रूम पर जाने लगता है। इस सीक्रेट रूम के अंदर एक और सीक्रेट लॉकर होता है और उस लॉकर के अंदर एक बहुत ही स्पेशल के स्पेट्स होते हैं। नयन अपने पेशेंट से जो आंखों का लिक्विड लिया होता है ना, उसका लेंस बनाकर वो लेंस उस स्पेट्स के अंदर रखता है और वो स्पेट्स अपनी आंखों पर लगाकर टाइमर ऑन करता है। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि उस लेंस के जरिए से अपने पेशेंट की आंखों से सारी चीजें देख सकता है। इस तरह से नयन अपने पेशेंट्स की सारी लाइफ को देखते रहता है। इट्स काइंड ऑफ ए साइंस फिक्शन थिंग। लॉजिक के बारे में मत सोचिए। नयन अपना क्लिनिक बंद करने के बाद भी रात में आकर इस सीक्रेट रूम में यही काम करते रहता है। इसका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस होने की वजह से ये अपने आप को न्यूटन से कंपेयर करने लगता है। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। 3 साल पहले नयन जर्मनी में
अपनी पढ़ाई कर रहा था। सो इसी दरमियान में नयन अपने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। एक दिन नयन का प्रोफेसर नयन के प्रोजेक्ट के बारे में जानकर इसको डांटने लगता है कि ये क्या घटिया प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तुम। नयन अपने प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में अपने प्रोफेसर को एक्सप्लेन करने लगता है कि सर मैंने एक स्पेशल किस्म के फ्लूइड्स को तैयार किया। ये कोई मामूली फ्लूइड्स नहीं है। अगर इन फ्लूइड्स को किसी की भी आंखों में इंजेक्ट किया जाए तो वो एक ट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं। और ये जो स्पेट्स है ना, और वो है रिसीवर के जरिए से हम सारी चीजें देख सकते हैं। हर 12 घंटे के बाद 4 मिनट तक मैं अपने सब्जेक्ट की लाइफ के बारे में जान सकता हूँ सर। मतलब 4 मिनट तक वो लोग क्या करते हैं, कहाँ पर जाते हैं, सारी चीजें मैं इस रिसीवर के जरिए से देख पाऊंगा। और इसी तरह ये नैनो सेंसर्स सेल्फ रिचार्ज है। प्रोफेसर इसको डांटने लगता है कि नयन अपनी खुशी के लिए तुम अपने प्रोफेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। और इसी तरह ये एक्सपेरिमेंट बुलशिट है। इस तरह से इसका प्रोफेसर इसका स्पेट्स तोड़ देता है और ये भी कहने लगता है कि तुम न्यूटन का यन भी नहीं बन सकते। दूसरों की जिंदगी में ताक-झाक करना तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन सकती है। इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पर रोक दो, वरना मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी से रिस्ट्रिकेट कर दूंगा। ये सुनने के बाद नयन अपने खुद ही से यूनिवर्सिटी को छोड़ देता है कि मेरे एक्सपेरिमेंट की यहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं। अब फाइनली 3 साल के बाद नयन अपने इस एक्सपेरिमेंट को कामयाब कर देता है और इसी तरह 8 मिनट तक अपने पेशेंट्स की लाइफ को देख पाएगा। सुबह होने के बाद एक फॉरेन इन्वेस्टर नयन को फोन करके एक्सपेरिमेंट का अपडेट पूछने लगता है। एक्चुअली इसी इन्वेस्टर ने एक्सपेरिमेंट के लिए फंडिंग दिया होता है और इस इन्वेस्टर का 12 घंटों का गोल होता है। मतलब अब तक नयन 8 मिनट तक रीच हुआ। मतलब 8 मिनट तक लोग क्या करते हैं वो देख सकता है, लेकिन इन्वेस्टर का गोल होता है 12 घंटे। 12 घंटे तक सब्जेक्ट्स क्या करते हैं वो देखना होगा। नयन कहने लगता है कि सर मैं इसी कोशिश में लगा हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं एक्सपेरिमेंट में, लेकिन आपको जल्द ही रिजल्ट मिलेगा। नयन ये भी कहने लगता है कि सर आपके लिए तो एक प्रोडक्ट है, लेकिन मेरे लिए मेरी जिंदगी है, ये मेरी जिंदगी का गोल। दूसरी तरफ वो गौरी शंकर वापस स्कूल से अपने घर आकर माधवी को एक छोटी सी बुरी खबर सुनाने लगता है। मतलब हर साल इनके स्कूल वाले एक वर्कशॉप को कंडक्ट करते हैं और 2 हफ्तों तक गौरी शंकर अरकू जाएगा। ये सुनने के बाद माधवी और गौरी शंकर थोड़ा सा डिसअपॉइंट होने लगते हैं कि 2 हफ्तों तक ये दोनों एक दूसरे से जुदा रहेंगे। उसी रात जब नयन अपनी क्लिनिक को बंद कर रहा होता है तो तभी कविता नयन के पास आकर कहने लगती है कि सर एक लास्ट ओपी है। नयन कहने लगता है कि नहीं यार वापस भेज दो, कल आने के लिए कहो। तभी नयन की नजर उस माधवी पर पड़ती है। माधवी की सुंदरता को देखकर ये नयन इससे अट्रैक्ट होने लगता है। कविता से कहने लगता है कि फटाफट से उस पेशेंट को अंदर भेजो। तो बाद में वो माधवी नयन के पास आकर अपनी प्रॉब्लम बताने लगती है कि एक्चुअली कल मेरा चश्मा टूट गया, सोचा एक ही बार अपनी आँखों का चेकअप भी करवा लूं। इसी बातों में वो गौरी शंकर भी अंदर आता है। तब जाके नयन को ये बात पता चलती है कि माधवी शादीशुदा है। खैर जो भी हो, हर पेशेंट की तरह माधवी और शंकर को भी अपने मिशन के पास ले जाकर इनकी आंखों में वो लिक्विड इंजेक्ट कर देता है। ऑफ कोर्स माधवी को देखना होगा तो गौरी शंकर की आंखों में भी इंजेक्ट करना होगा। गौरी शंकर भी अपनी आंखों की चेकअप के लिए आया होता है और इसी तरह नयन के पास एक स्पेशल चश्मा होता है जिसमें छोटा सा कैमरा भी लगा होता है। उस चश्मे के जरिए से माधवी की वीडियो अच्छे से रिकॉर्डिंग कर लेता है ताकि ये बार बार माधवी को देख सके। सो नयन अपनी क्लिनिक खत्म होने के बाद यही काम करने लगता है। बाद में दोबारा आधी रात को अपने क्लिनिक पर आकर अपने सीक्रेट रूम में जाकर उसी अपने स्पेशल स्पेट्स की मदद से माधवी और गौरी शंकर की लाइफ को देखने लगता है। नयन ये देखता है कि वो दोनों बहुत ही रोमांटिक है। इन दोनों का रोमांस देखकर नयन को थोड़ा सा जेलस फील होने लगता है। दूसरे दिन नयन ये देखता है कि गौरी शंकर की लड़ाई किसी बंदे से हो रही है स्कूल में। अब नयन सिर्फ विजुअल से देख सकता है ना, और ये तो इसको सुनाई नहीं देता। सो समझ में नहीं आता कि किस बात से लड़ाई हुई इन दोनों के बीच। इस तरह से नयन हर रोज माधवी और गौरी शंकर की लाइफ को ही देखते रहता है। एक दिन नयन ये भी देखता है कि वो माधवी उस बंदे से बातचीत कर रही होती है जिस बंदे से गौरी शंकर के बीच झगड़ा हुआ था। अब 8 मिनट तक ही उनकी लाइफ को देख पा रहा होता है। बाद में उन दोनों की लाइफ में क्या होता है इसको कुछ भी समझ में ही नहीं आता। जब भी ये माधवी को देखता तो माधवी के पास अपने आप को इमेजिनेशन करते रहता है। 11 दिनों के बाद नयन ये देखता है कि माधवी आधी रात को गौरी शंकर सोने के बाद अपने चेहरे पर मास्क पहनकर अपने घर से बाहर निकलती है। वो माधवी किसी जगह पर आकर किसी बंदे से मुलाकात करने लगती है। नयन जब उस बंदे का चेहरा देख पाता तभी 8 मिनट खत्म हो जाते हैं और वो डिवाइस शट डाउन हो जाती है। नयन समझ जाता है कि शायद वो बंदा माधवी का बीएफ ही होगा। दूसरी रात दोबारा नयन उस बंदे का चेहरा देखने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो बंदा अपने चेहरे पर
मास्क पहना होता है। नयन अपने उस डिवाइस के ऊपर काम करने के बजाय हर दिन माधवी को ही देखते रहता है। यही जानने की कोशिश करते रहता है कि आखिरकार क्या वो बंदा उसका बीएफ है या तो फिर कोई और। दूसरी रात जब नयन स्पेक्स लगाकर माधवी की लाइफ को देख रहा होता है, मतलब गौरी शंकर की आंखों से, तो उसी रात वो माधवी अपने हस्बैंड गौरी शंकर को मार देती है। ये देखकर नयन के तो होश ही उड़ जाते हैं। सुबह सवेरे वो नयन पुलिस स्टेशन के पास जाकर ये बात कहने लगता है कि सर, माधवी नाम की एक औरत ने अपने हस्बैंड गौरी शंकर को मार दिया, मैंने अपनी आंखों से देखा। पुलिस वाला पूछने लगता है कि तुमने कहाँ पर देखा, क्या हत्या होते टाइम तुम वहाँ पर थे? नयन कहने लगता है कि सर, मैं वहाँ पर नहीं था, लेकिन मुझे पता है। पुलिस वाले इस नयन पर ही शक करके इसको गिरफ्तार करने लगते हैं कि साले तुम्ही ने मारा होगा। बाद में पता चलता है कि ये सब कुछ नयन का एक बुरा सपना है। उसी वक्त वो बंदा बॉस इस क्लिनिक पर आता है। जब उस सीक्रेट रूम पर जाने ही वाला होता है, उसी वक्त नयन उस कमरे से बाहर आता है। पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बॉस कहने लगता है, अरे सर, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो शटर ओपन था। क्या कल रात आप यहीं पर सो गए थे? नयन थोड़ा सा बहाना बनाने लगता है, हाँ कल रात थोड़ा काम था, मैं यहीं पर सो गया। और वैसे ये लो तुम्हारी सैलरी, कुछ दिन क्लिनिक बंद रहेगा, जब मैं ओपन करूंगा दोबारा मैं तुमको कॉल कर लूंगा। खैर नयन वापस अपने घर आने के बाद भी वही नजारा उसकी आंखों के सामने घूमते रहता है कि माधवी ने अपने हस्बैंड को मार दिया। ये सोचने लगता है क्या उसने अपने बीएफ के लिए अपने हस्बैंड को मार दिया? अब इसको ये बात पता नहीं होती कि माधवी ने अपने हस्बैंड की लाश को कहाँ पर छुपाया, और इसी तरह से मर्डर वेपन भी कहीं पर छुपा चुकी होती है, क्योंकि इतनी सारी चीजें ये देख नहीं पाया। इस तरफ माधवी के घर पर इसके सास ससुर आते हैं। ये दोनों माधवी से कहने लगते हैं, हमने ऑलरेडी तुम लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी गौरी शंकर हमको पिक करने के लिए क्यों नहीं आया, और ना ही उसका फोन कनेक्ट हो रहा है। माधवी कहने लगती है, अरे माँ जी, वो तो स्कूल के काम से अरकू गए हैं, पहाड़ी इलाका है ना, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, मेरा फोन भी नहीं लग रहा। इस तरफ नयन अपनी डिवाइस की टाइमिंग को एक्सटेंड करने के काम में लगा रहता है। बहुत मेहनत करने के बाद फाइनली 12 मिनट तक पहुंच जाता है। इसी दरमियान में एक दिन इसका डिवाइस में एरर भी आने लगता है। बहुत गुस्सा करने लगता है कि इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। उसी वक्त वो फॉरेन इन्वेस्टर नयन को फोन करके अपडेट पूछने लगता है। नयन कोई न कोई बहाना बनाने लगता है। वो इन्वेस्टर नयन को एक डेडलाइन देता है, फटाफट से उस पर काम करो, मैं और एक्सक्यूज सुनना नहीं चाहता। अब ये नयन अपनी डिवाइस पर काम करने के बजाय डिसाइड कर लेता है कि माधवी पर स्पाई करेगा। माधवी के घर का एड्रेस पता करके उसी वक्त माधवी के घर के पास जाकर यही बात कहने लगता है कि आपके पति घर पर है, उन्होंने रीडिंग स्पेक्स मांगे थे, वही डिलीवर करने के लिए आया हूँ। माधवी वो ग्लासेस लेकर नयन से कुछ भी बात नहीं करती, फटाक से दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। 2 दिन के बाद गौरी शंकर के माँ बाप और माधवी पुलिस स्टेशन पर आकर गौरी शंकर की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने लगते हैं। वहाँ का इंस्पेक्टर इनकी प्रॉब्लम सुनकर इनका स्टेटमेंट लेता है और गौरी शंकर की माँ को दिलासा भी दिलाने लगता है कि आप फिक्र मत करिए, मैं आपके बेटे के बारे में फाइंड आउट करूंगा। उसी वक्त वो नयन भी पुलिस स्टेशन के पास आकर अंदर झांकते रहता है कि आखिरकार माधवी पुलिस स्टेशन पर क्यों आई। एक कांस्टेबल नयन के पास आकर हल्के से डांट के इसको यहाँ से भेज देता है। उसके बाद पुलिस वाले गौरी शंकर के स्कूल पर जाकर वहाँ पर इंक्वायरी करने लगते हैं और उसी तरह से उसके घर के पास भी आकर इंक्वायरी करते रहते हैं। वो नयन भी इन पुलिस वालों को फॉलो करते हुए इनकी बातें सुनते रहता है। इंस्पेक्टर माधवी के घर के पास आकर कहने लगता है कि हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चली कि आपके हस्बैंड कैंप पर गए ही नहीं, उनका तो लास्ट लोकेशन इसी शहर में दिखा रहा है। क्या आप दोनों के बीच कुछ झगड़ा वगैरह हुआ था क्या? माधवी के सास ससुर कहने लगते हैं, अरे नहीं सर, ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ये दोनों कभी झगड़ा करते ही नहीं। इंस्पेक्टर पूछने लगता है, क्या गौरी शंकर का किसी से दुश्मनी है? माधवी कहने लगती है, हाँ सर, मैंने एक दिन अपने पति से एक हिंदी टीचर के बारे में सुना था। मेरे हस्बैंड ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी जाते हैं और वहाँ के स्टूडेंट्स को हिंदी सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं, तो उसी बात को लेकर हिंदी टीचर ने मेरे पति से झगड़ा किया था। पुलिस वाले पूछताछ करने के बाद जब वहाँ से जा रहे होते हैं तो नयन भी इस चीज को देखकर फटाफट से अपनी गाड़ी निकालने लगता है। तभी गलती से एक बाइक वाले बंदे को ठोक देता है। बाइक वाला बंदा नयन से झगड़ा करने लगता है। देखते ही देखते वहाँ पर काफी सारी भीड़ भी जमा हो जाती है। इंस्पेक्टर इस झगड़े को देखकर कांस्टेबल से कहने लगता है कि अरे वहाँ पर झगड़ा क्या है, जाकर चेक करो। तो वो कांस्टेबल उसी तरह से यहाँ पर आता है। इस कांस्टेबल को देखकर नयन अपने नैना छुपाने लगता है, क्योंकि पुलिस स्टेशन के पास इसी कांस्टेबल ने नयन को बाहर जाने के लिए कहा था। कांस्टेबल इस नयन को तो नहीं पहचानता, कहने लगता है कि इस बाइक वाले बंदे का जितना डैमेज हुआ उसे पे करो, चलो फटाफट से दोनों चलो मैकेनिक के पास। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ वो बॉस कविता के घर के पास आकर उसकी सैलरी देने लगता है कि सर ने तुमको सैलरी देने के लिए कहा दीदी, कुछ दिन वो क्लिनिक ओपन नहीं करेंगे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। दूसरी तरफ कांस्टेबल और नयन मैकेनिक के पास होते हैं। कांस्टेबल यही सोचने लगता है कि मैंने इस बंदे को कहीं पर देखा हुआ लगता है, कहाँ पर देखा। इस तरह से नयन से बात करने लगता है
नयन कहने लगता है, अरे सर मैं तो एक आंखों का डॉक्टर हूँ, देखा होगा मुझे इसी एरिया में, यहीं पर रहता हूँ मैं पास ही में, और वैसे आप वहाँ पर कर क्या रहे थे। इस तरह से माधवी के केस के बारे में जानने की कोशिश करने लगता है। तो नयन को ये बात पता चलती है कि माधवी ने अपने हस्बैंड की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। जब नयन अपनी कार लेकर वहाँ से जा रहा होता है तो वो मास्क वाला बंदा इस नयन को फॉलो करते रहता है। इस बंदे को ये बात पता लग जाती है कि नयन माधवी को फॉलो कर रहा है। उसी रात जब माधवी अपने घर से बाहर निकलकर कहीं पर जा रही होती है, वो नयन भी चुप चुप के इसको फॉलो करते रहता है। थोड़ी दूर आने के बाद एक अनजान बंदा इस नयन को बेहोश करके उसकी गाड़ी में बिठा देता है ताकि नयन माधवी को फॉलो ना करे। नयन को होश आने के बाद वही अनजान बंदा नयन को कॉल करके कहने लगता है कि तुम एक डॉक्टर हो, ना ही कि पुलिस वाले, पुलिस के काम तुम मत करो, दोबारा तुमने ऐसी हरकत की तो नेक्स्ट तुमको मारना पड़ेगा। इस तरह से नयन को वार्निंग देने लगता है। नयन भी सोचने लगता है कि मुझे ही धमकाने लगे, अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ जब माधवी और उसके सास ससुर अपने घर में कामकाज कर रहे होते हैं तो तभी एक पुलिस वाला माधवी को फोन करने लगता है। फोन कट करके अपने सास ससुर से कहने लगती है कि पुलिस वालों ने हमको किसी जगह पर बुलाया है, चलिए चलते हैं। अब उसी वक्त नयन भी माधवी के घर के पास आकर ये दिखता है कि माधवी और उसके सास ससुर कहीं पर जा रहे हैं। नयन इसी मौके का फायदा उठाकर ताला तोड़ के माधवी के घर के अंदर जाने लगता है कुछ सबूत वगैरह ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ पुलिस वाले उन तीनों को एक मॉर्चरी रूम पर बुलाकर किसी की लाश दिखाने लगते हैं शिनाख्त करने के लिए। माधवी लाश को देखकर कहने लगती है, नहीं सर, ये मेरे हस्बैंड की नहीं है। इस तरफ नयन घर में आकर डेड बॉडी को और उसी तरह से मर्डर वेपन की तलाश करते रहता है, लेकिन नयन को इस घर में कुछ सबूत ही नहीं मिलता। उसी वक्त नयन की नजर एक वॉल क्लॉक पर पड़ती है। मतलब माधवी ने इस वॉल क्लॉक के हैंडल को अच्छे से सजाकर वहाँ पर रखा होता है। एक्चुअली यही मर्डर वेपन होता है। नयन फटाफट से इस वेपन को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगता है। ये सीन बहुत ही इंटेंस से चलने लगती है। मतलब जब तक माधवी और उसके सास ससुर अपने घर के पास पहुँचते, नयन उस मर्डर वेपन को अपने साथ लेकर चला जाता है। माधवी घर के अंदर आकर ये ऑब्जर्व करती है कि इसके घर के कुछ सामान मिसप्लेस है और उसी तरह से उस क्लॉक की हैंडल भी मिसिंग है। समझ जाती है कि इसके घर के अंदर कोई आया है। फटाफट से अपने उस बंदे को फोन करके यही बात कहने लगती है कि वो डॉक्टर जरूर घर पर आया होगा और वैसे तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। दूसरी तरफ वो नयन उस मर्डर वेपन को पैक करके अपने चेहरे पर मास्क पहनकर पुलिस वालों को देने लगता है कि ये पार्सल इंस्पेक्टर साहब के लिए आया है। जब वो कांस्टेबल इस पार्सल को ओपन करता है तो इसमें उस क्लॉक का हैंडल होता है। यही सोचने लगता है कि ये तो कोई बर्तन है और उसी तरह से पार्सल के ऊपर ना फ्रॉम एड्रेस है ना टू एड्रेस है। अरे किसी ने प्रैंक किया होगा, इसको स्टोर रूम में फेंक दो। इस तरह से उस पार्सल को स्टोर रूम में फेंक देते हैं। उसी पार्सल के पीछे नयन ने यही लिखा था, शी किल्ड हिम। नयन अपने घर वापस आकर बहुत खुश होने लगता है कि माधवी अब तुमको कोई भी बचा नहीं सकता। उसी वक्त वो स्ट्रेंजर नयन के पास आकर इसको बहुत मार पीट कर वहाँ से फरार हो जाता है। दूसरे दिन वो इंस्पेक्टर और कुछ कांस्टेबल्स अपने पुलिस स्टेशन के पास बैठकर चाय की दुकान के पास चाय पीते रहते हैं। चाय पीते हुए ये लोग उसी केस के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, वही माधवी उसके हस्बैंड का। चाय पीने के बाद जब इंस्पेक्टर पैसे देने वाला होता है तो 20 रुपए की नोट पर ये लिखा होता है कि वो मिसिंग केस नहीं बल्कि एक मर्डर केस है। एक्चुअली इस पुलिस वाले के बगल में नयन बैठा था। नोट के ऊपर यही चीज लेकर वो नोट इसके जेब में रखकर चला गया। पुलिस वाला समझ जाता है कि कोई हमको इस केस में सबूत देने की कोशिश कर रहा है और उसी तरह से किसी से डर भी रहा है। इस तरफ जब नयन अपने क्लिनिक में बैठा होता है तो वही स्ट्रेंजर नयन के क्लिनिक में 20 रुपए की नोट फेंक कर जाता है। ओपन करके देखने पर यही लिखा होता है कि तुम जल्द ही मरने वाले हो। ये देखकर नयन को पक्का यकीन हो जाता है कि वो स्ट्रेंजर इसको लगातार फॉलो कर रहा है, इसकी हर एक हरकत वो जानता है। दूसरी तरफ वो इंस्पेक्टर उस हिंदी टीचर को अपने पास बुलाकर उसी गौरी शंकर के बारे में पूछताछ करने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा और उस गौरी शंकर का झगड़ा हुआ, किस लिए? हिंदी टीचर यही कहने लगता है कि सर हमारे स्कूल में यही रूल है कि कोई भी टीचर स्कूल में ही ट्यूशन बोलना होगा, लेकिन इसके बावजूद भी वो गौरी शंकर स्कूल के स्टूडेंट्स को घर पर जाकर ट्यूशन बोलने लगा। मैंने उसकी कंप्लेंट प्रिंसिपल को दे दिया तो वो बात जानकर गौरी शंकर मुझसे झगड़ा करने लगा, लेकिन सर मैंने उस गौरी शंकर के साथ कुछ नहीं किया। इस तरफ जब माधवी कहीं पर जा रही होती है दोबारा नयन माधवी को फॉलो करते रहता है। तभी वो हिंदी टीचर माधवी के सामने आकर यही बात कहने लगता है, अरे मैडम पुलिस वालों के सामने आपने मेरा नाम क्यों लिया? अब वो पुलिस वाले मुझे परेशान कर रहे हैं। वर्किंग प्लेस पर छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही आपके पति को गायब कर दूं। यह होने के बाद नयन उस स्कूल पर जाकर उस हिंदी टीचर से मुलाकात करके गौरी शंकर के बारे में थोड़ा पूछताछ करने लगता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले उस कॉलोनी पर आते हैं
जहाँ पर गौरी शंकर कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा था। इंक्वायरी करने पर यह बात पता चलती है कि उन स्टूडेंट्स को भी गौरी शंकर के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसी वक्त एक बॉल उस इंस्पेक्टर के सर पर आकर लगता है। उस बॉल के अंदर एक छोटा सा स्लिप भी होता है। इस पर यही लिखा होता है कि फाइंड द डेड बॉडी। यह पुलिस वाला समझ जाता है कि ये काम उसी बंदे का हो सकता है जो हमको सबूत देने की कोशिश कर रहा है। अब ये सारी चीजें देखकर दो कांस्टेबल्स उस पार्सल के बारे में बातचीत करते रहते हैं। तभी इन दोनों की बातें वो इंस्पेक्टर सुनकर, कौन से पार्सल के बारे में बातचीत कर रहे हो तुम लोग? तो कांस्टेबल्स इंस्पेक्टर को उस पार्सल के बारे में बताने लगते हैं जिसमें एक छोटा सा बर्तन था। तो अपने पुलिस स्टेशन पर जाकर चेक करने पर उस पार्सल के पीछे इसी हैंडराइटिंग में कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, मतलब शी इज द किलर। इंस्पेक्टर उस वेपन को फोरेंसिक पर भेज देता है। बाद में पुलिस वाले फटाफट से माधवी के घर के पास आकर इसके घर की सब कुछ तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन पुलिस वालों को भी कुछ भी सबूत ही नहीं मिलता। खैर यह होने के बाद कविता अपनी बहन के साथ पुलिस स्टेशन पर आती है। एक्चुअली कविता की बहन भी उस गौरी शंकर की स्टूडेंट होती है, ट्यूशन स्टूडेंट। कविता पुलिस वाले से यही बात कहने लगती है कि सर मुझे उनके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, बस उन्होंने ये कहा कि 2 हफ्तों तक वो ट्यूशन पर नहीं आएंगे, किसी कैंप पर जा रहे थे। पुलिस वाला पूछने लगता है कि वैसे तुम कहाँ पर काम करती हो? कविता कहने लगती है कि पहले मैं एक आई क्लिनिक पर काम किया करती थी, लेकिन वो थोड़ा क्लोज हो गया, इसलिए मैं दूसरा वर्क कर रही हूँ। पुलिस वाला कविता से उस हैंडराइटिंग के बारे में पूछने लगता है कि आप इस हैंडराइटिंग को पहचानते हो? कविता कहने लगती है नहीं सर, मुझे आइडिया नहीं। बाद में वो हिंदी टीचर पुलिस वालों को फोन करके नयन के बारे में बताने लगता है कि सर मेरे पास कोई बंदा आया था जो गौरी शंकर के बारे में पूछताछ कर रहा था। मैंने उसके गाड़ी का नंबर नोट डाउन कर लिया। इस तरह से इस पुलिस वाले को कार का नंबर सेंड करने लगता है। सो इस गाड़ी के नंबर को देखकर कांस्टेबल पुलिस वाले से कहने लगता है, अरे सर ये तो वही गाड़ी है जब एक दिन एक्सीडेंट का केस आया था ना, ये कार तो उस आंखों वाली डॉक्टर की है। इस तरफ जब नयन अपने घर में मौजूद होता है तो उसके घर को एक पार्सल आता है, मतलब छोटा सा एनवेलप आता है। उस एनवेलप में नयन के फोटोग्राफ्स होते हैं जो नयन माधवी को फॉलो कर रहा होता है। पीछे ये भी लिखा होता है कि अगर तुमने दोबारा हमको फॉलो किया तो ये सारे फोटोग्राफ्स पुलिस वालों को चले जाएंगे। खैर दूसरे दिन सुबह होने के बाद पुलिस वालों को एक पियक्कड़ बंदा नजर आता है जो दारू पीकर बहुत झगड़ा करते रहता है, और इसी तरह से इस बंदे के पास गौरी शंकर का पर्स भी होता है। एक्चुअली वो एरिया थोड़ा सा तालाब का एरिया होता है। पुलिस वाले जब वहाँ पर चेकिंग करने लगते हैं तो उसी किसी जगह पर गौरी शंकर के कपड़े भी मिलते हैं। पियक्कड़ बंदा कहने लगता है कि सर मुझे तो इस पर्स के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं। कल रात मैं यहाँ पर बैठकर दारू पी रहा था तो कोई लड़की यहाँ पर आकर ये सारी चीजें फेंक कर चली गई सर। इस तरफ नयन डिसाइड कर लेता है कि इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। साले को अब अकल आई। पुलिस वाले माधवी के पास आकर वो कपड़े, पर्स, वॉच वगैरह दिखाने लगते हैं। पूछने लगते हैं क्या ये सारी चीजें आपके हस्बैंड की है? माधवी पहचान लेती है, हाँ सर ये सारी चीजें मेरे हस्बैंड की है। अब उसी रात माधवी और वो दूसरा बंदा मुलाकात करके एक दूसरे में यही बात करने लगते हैं कि वो डॉक्टर अपने अपार्टमेंट में नहीं है। अब टाइम आ चुका है कि इस केस में उसी डॉक्टर को फंसा दें। उसके बाद पुलिस वाले उस क्लिनिक के पास आकर आसपास के लोगों से नयन के बारे में पूछताछ करते रहते हैं। इसी पूछताछ के दरमियान में इनको उस बॉस के बारे में पता चलता है। सो पुलिस वाले उस बॉस के पास जाकर नयन के बारे में पूछने लगते हैं। बॉस यही कहने लगता है, अरे सर वो सर तो क्लिनिक को बंद ही कर दिया, 7 दिन हो चुके हैं, और इसी तरह उस क्लिनिक के अंदर एक और सीक्रेट कमरा है, हमेशा हमारे साथ वहीं पर रहते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं। बॉस पुलिस वालों को नयन का अपार्टमेंट भी दिखाने लगता है। वॉचमैन यही कहने लगता है, अरे सर वो सर तो कल ही अपनी गाड़ी लेकर चले गए, कहाँ गए मुझे भी नहीं बताया। उसी रात माधवी और वो अनजान बंदा एक बड़े से बक्से में गौरी शंकर की लाश को नयन की क्लिनिक के पास लाते हैं। ये दोनों पीछे के रास्ते से उसके सीक्रेट रूम के अंदर जाकर उस डेड बॉडी को फ्रीजर में रख देते हैं, क्योंकि ये दोनों इस केस में उस नयन को फंसाना चाहते हैं। और उसी वक्त नयन अपने क्लिनिक पर आता है, मतलब अपने कुछ इम्पोर्टेंट सामान लेने के लिए। यही सीन मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। जब माधवी और वो मांस वाला बंदा वापस जा रहे होते हैं तो माधवी को ये बात याद आती है कि इसका फोन तो उस क्लिनिक के अंदर ही भूल गई। फटाफट से ये दोनों दोबारा उस क्लिनिक के पास जाते हैं। उसी वक्त नयन यहाँ पर आने की वजह से ये दोनों उसी किसी जगह पर छुप जाते हैं। जब नयन फ्रीजर ओपन करके देखता है तो उसमें तो उस गौरी शंकर की लाश होती है। उसी वक्त गौरी एक रॉड लेकर नयन के सर पे वार करके बेहोश कर देती है। एट द सेम टाइम पुलिस वाले भी इस क्लिनिक के पास आकर दरवाजा खटखटाते रहते हैं। ये देखकर माधवी और वो मांस वाला बंदा नयन को होश में लाते हैं। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि वो मांस वाला बंदा नहीं बल्कि बंदी है, कविता। सो ये दोनों नयन से कहने लगते हैं कि देखो बाहर पुलिस वाले खड़े हैं, हमारे बारे में मत बताना वरना तुम भी इस केस में फंस जाओगे, थोड़ा केयरफुली डील करो। सो नयन उसी तरह से दरवाजा ओपन करने के बाद पुलिस वाले नयन के क्लिनिक के अंदर आते हैं। नयन इस पुलिस वाले से कुछ न कुछ बहाने बोलते रहता है कि क्यों इसने कुछ दिनों से क्लिनिक को ओपन नहीं किया,
कहाँ पर गया था। इसी दरमियान में वो पुलिस वाला उस सीक्रेट दरवाजे को ओपन करके अंदर जाता है। इस सीक्रेट दरवाजे के बारे में उस बॉस ने बताया था। सारे रूम की तलाशी लेने लगता है और उसी तरह से फ्रीजर को भी ओपन करता है। उस फ्रीजर में डेड बॉडी मौजूद नहीं होती और ना ही वहाँ पर माधवी कविता होती है। वो पुलिस वाला नयन से थोड़ा बहुत बातचीत करके कहने लगता है कि डॉक्टर, हम दोबारा मुलाकात करेंगे। वैसे मुझे पता है कि तुम जरूर कुछ न कुछ जानते हो। सो पुलिस वाले जाने के बाद कविता और माधवी बाहर आते हैं, मतलब उसी किसी जगह पर छुपे होते हैं। डेड बॉडी को भी वहीं पर छुपाया होता है। नयन पूछने लगता है कि गौरी शंकर तो बहुत ही अच्छा बंदा था, ऐसे बंदे को तुम दोनों ने मार दिया क्यों? माधवी कहने लगती है कि यह हमारा निजी मामला है, तुम ये बताओ तुमको हमारे बारे में कैसे पता चला? कविता भी कहने लगती है कि सर, आपको इसके बारे में कैसे पता चला, प्लीज बताइए। हम इस डेड बॉडी को लेकर यहाँ से चले जाएंगे, हम मैनेज कर लेंगे। नयन यही कहने लगता है कि तुम दोनों पहले ये बताओ कि तुम दोनों ने गौरी शंकर को क्यों मारा? इस तरह से जब इन दोनों के बीच हाथापाई होने ही वाली होती है तो नयन फायर एक्सटेंशन लेकर वहाँ पर धुआं फैला देता है। उसी धुएं में माधवी और कविता को वो पुलिस वाला नजर आता है, मतलब वो पुलिस वाला यहाँ से गया नहीं होता। ये दोनों तो शॉक में रह जाते हैं। इस तरह से सीजन 1 यहाँ पर दी एंड होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।